हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजरियल रोल्स, जो कि आपका मैनेजमेंट यूनिट 1 के अंदर कवर होता है, जिससे क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने नेट वाला भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। और इसके पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे नोट्स। चलिए तो सेशन को शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट रोल से। अब मैनेजमेंट रोल्स में हमने उससे पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स जो होते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यस मैम, हमने अटेंड किया था ये फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के। सबसे पहले आपका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस थे जिसके अंदर में मैनेजमेंट काम करते हैं, और इसी तरीके से प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करती है। अब मैनेजमेंट रोल्स किसने दिया है मैम? अब वेरी फेमस हेनरी मिन्सबर्ग ने इसको डिफाइन किया है। तो हेनरी मिन्सबर्ग ने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसमें कितने रोल्स दिए हैं उन्होंने मैम, टोटल 10 रोल्स था, जिसको उन्होंने कंपाइल करके 3 रोल्स बताया है मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले बात करें ये कब डेवलप हुआ है? 1960 में, जिसको इन्होंने मैनेजरियल रोल्स अप्रोच के तहत समझाने की कोशिश की थी चीजों को। आइए बात करते हैं कि इसके अंदर वो 3 कौन कौन से रोल्स हैं। सबसे पहले आपका डिसीजन मेकिंग, देन डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, इंटरपर्सनल रोल्स हो गया, एंड इंफॉर्मेशनल रोल्स, जिसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप इसको को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड, या फिर बोल सकते हैं आप पेपर 1 से इसको को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इंटरपर्सनल, 2 लोगों के बीच में जो रोल्स परफॉर्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं 2 लोगों के बीच में परफॉर्म हो रही है चीजें। तो देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इंटरपर्सनल रोल में बोलता है आपका, इट्स पर्टेनिंग टू अ मैनेजर्स ऑथोरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी ऑथोरिटी को कहीं ना कहीं ये मैम बता रहा है कि उनकी जो ऑथोरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल ड्यूटीज, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स के भी नाम से जानते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स जहां पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबऑर्डिनेट्स को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, काम को कराने के लिए, चीजें किस तरीके से रन हो रही है, उन सारी चीजों का कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन तो देने होंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को। नेक्स्ट है आपका डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स के भी अंदर आपके 4 और इसके अंदर रोल्स आते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैम वो रोल्स किस तरीके से एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए। तो डिसीजन रोल्स, डिसीजन मेकिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो हैंड जो डिसीजन ले रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग मैम ये हायर लेवल पे चला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल को मिलना चाहिए। टॉप लेवल ही है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर क्या क्या आता है आपका। तो सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर आपका फिगर हेड हो गया, लीडर हो गए, लाइसेंस हो गए। अब ये क्या है मैम, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनके क्या फंक्शंस या रोल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिगर हेड। फिगर हेड से चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, मैनेजर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक ड्यूटीज। बोले तो जैसे अगर कोई स्कूल है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल से भी इस चीजों को समझाने की कोशिश की है, जैसे कोई स्कूल है, वहां का प्रिंसिपल है, उसकी जो ड्यूटी आप बात कर लो, जैसे कोई भी फंक्शन हुआ या कुछ भी, तो जो लास्ट में जब फंक्शन खत्म होता है और उस फंक्शन के बेसिस पे जो बेस्ट पीपल होते हैं उनको, जिनको रिवॉर्ड दिया जाता है या फिर अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो कौन देते हैं? आपने देखा होगा कहीं ना कहीं प्रिंसिपल खड़े होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेज पे बच्चे जाते हैं और वो प्रिंसिपल के हाथ से बच्चों को दिया जाता है। तो वो किसे मिल रहा है? वो पावर, वो अथॉरिटी किसके पास है? स्कूल प्रिंसिपल। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ड्यूटीज, सिंबॉलिक ड्यूटीज, वो जो कि हायर लेवल पे जो परफॉर्म होता है ड्यूटीज, वो कौन परफॉर्म करेंगे? आपके टॉप लेवल परफॉर्म करेंगे, मैनेजर्स परफॉर्म करेंगे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ड्यूटीज को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट है लीडरशिप रोल।
लीडरशिप रोल में क्या काम करेंगे मैनेजर्स? जो मैनेजर होते हैं लीडरशिप रोल में, कहीं ना कहीं वो लीड करेंगे। लीड करने से क्या मतलब है मैम? कहीं ना कहीं मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करेंगे चीज़ों को करने के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मोटिवेटेड फील रहें। ऐसा तो नहीं है कि अब हर टाइम जो एम्प्लॉयज है एक जैसे हो, नो नॉट पॉसिबल। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका मोराल किसी टाइम पे डाउन हो जाए, तो वो कौन आ रहे हैं सामने? सामने आपके मैनेजर्स आ रहे हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं परफॉर्म कराने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल भी जो है वो आपका मैनेजर परफॉर्म करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका लाइसेंस रोल। अब ये जो लाइसेंस रोल है उसमें जो आपके मैनेजर होते हैं, अब एक मैनेजर अगर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जो हायर अथॉरिटी है, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंटरनल एनालिसिस या इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर काम करेगा, उसे एक्सटर्नल भी चीजों को देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरनली चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस ये दोनों उसे करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज से परफॉर्म कराने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो मैनेजर होता है वो एक्सटर्नली भी चीजों को इंटरैक्ट कर रहा होता है और इंटरनली भी इंटरैक्ट करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैनेजर होते हैं वो इनसाइड तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उन्हें आउटसाइड भी परफॉर्म करना होगा, चीजों को एनालाइज करना होगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस अकॉर्डिंग चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स। अब इंफॉर्मेशनल रोल्स में क्या हो गया? इंफॉर्मेशन किसे देंगे? हम सबऑर्डिनेट्स को देंगे, अपने नीचे वाले लेवल को देंगे। तो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा जो आपका, वो टॉप टू बॉटम फ्लो होगा इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। अब किस तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे? ऐसा तो नहीं है कि बस जा बोल दिया कि हाँ ये काम है, नहीं, एक प्रॉपर बोल सकते हैं कि वो एक प्रॉपर रूल फॉलो होता है। एक नोटिस निकालेंगे, वो नोटिस किस तरीके से सर्कुलेट होगी लोअर लेवल पे, वो भी एक प्रोसीजर से फॉलो होकर जाएगी। तो इंफॉर्मेशन भी जो फ्लो होगा वो एक प्रोसीजर से फॉलो होकर टॉप से नीचे जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मैनेजर होते हैं, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे 3 रोल्स हैं आपके इंफॉर्मेशनल रोल्स के अंदर। सबसे पहले आ गए रिसिपिएंट, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। तो जो रिसिपेंट होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं, जो मैनेजर हैं वो एज अ रिसिपेंट क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो इन्फॉर्मेशन को पहले इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना है वो हर तरफ से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। इट्स नॉट कि वो सिर्फ एक जगह से इंफॉर्मेशन को उठाएंगे और वो सेम इंफॉर्मेशन को नीचे फ्लो कर देंगे, नहीं, वो हर जगह से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं और उन्हें क्या इंफॉर्मेशन नीचे देनी है उस अकॉर्डिंग ही वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन हर जगह से इकट्ठे करेंगे, वो रिसिपेंट का काम होता है एज अ मैनेजर। नेक्स्ट डिसेमिनेटर में मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट्स को देंगे। वो जो नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करना है, जो इंफॉर्मेशन देना है, जिसके अकॉर्डिंग उनके एम्प्लॉयज काम करेंगे, जिस तरीके से वो सबऑर्डिनेट से काम कराना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक फॉर्मल प्रोसीजर से बोल सकते हैं। तो इसीलिए डिसेमिनेटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को देना, ना कि लेना। रेसिपेंट का काम होगा इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो मैनेजर इन सारे रोल्स को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्पोक्स पर्सन में जो मैनेजर होता है, अब आप समझ लो कि पब्लिकली, ऐसा तो नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो सिर्फ इंटरनली रन कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन रन करने के ऊपर मोटिव क्या है कि लोग भी इसे जाने। तो अब वो जो लोगों को जानना है, वो जो प्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं वो उसमें भी मैनेजर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैनेजर्स ही हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सटर्नली पब्लिक के पास प्रेजेंट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या चल रही है चीज़ें। जैसे इट प्रोवाइड्स विद द नॉलेज ऑन द पोटेंशियल चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड इश्यूज। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या चेंजेस और देखने को मिल सकते हैं हमें। जैसे आपने देखा होगा कि जो शेयर होल्डर्स मीटिंग्स होते हैं, अब उसमें क्या होता है, वो जो प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो ना कहीं फ्यूचर इम्पैक्ट को देख के भी तो बोलते हैं ना कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें चेंजेस देखने को मिल सकती है, ये चीजें चल रही हैं अभी इन करंट। तो उसी तरीके से जो मैनेजर भी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर तरीके को बताता है पब्लिक प्रेजेंटेशन में। वो ऑर्गेनाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्राइब करेगा, थ्रेट्स को डिस्क्राइब करेगा कि हाँ किन चीजों से
ऑर्गेनाइजेशन को अभी क्या क्या इश्यूज या कंसर्न हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी एक मैनेजर का रोल होता है कि वो डिस्क्राइब करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रन कर रही है, उसके अंदर चीज़ें कैसी चल रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं वो लोग लोअर लेवल के होंगे, नहीं मैम, डिसीजन मेकिंग लेना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तो बहुत सुपीरियर चीजें हो गई, बहुत हायर लेवल की चीज हो गई। तो उस पर भी कहीं ना कहीं टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हम बोल सकते हैं, नॉट द सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर्स, जो मैनेजर्स है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं इसमें। तो जो मैनेजर्स होंगे वो किस किस टाइप के रोल्स परफॉर्म करेंगे डिसीजन मेकर में? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर का रोल होगा वो प्ले करेंगे। डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किसी तरीके का इश्यूज हो, उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल करने का काम करेंगे। रिसोर्स एलोकेटर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे कहीं ना कहीं मैनेजर। एंड नेगोशिएटर। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इन सारे रोल्स के अंदर मैनेजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटरप्रेन्योर में। तो जो मैनेजर होते हैं एज एन एंटरप्रेन्योरल रोल, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्म करना है, या फिर बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ये सारी चीजों को डिसाइड करने का काम, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, वो ये सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं चीजों को स्ट्रैटेजिकली कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हमें रन करना है, रिफॉर्म करना है, क्या इंप्रूवमेंट्स हमें जरूरत है अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक मैनेजर है जो देख के चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर में क्या हो सकता है मैम? अब बीइंग अ मैनेजर, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उसे चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे। इट्स नॉट द थिंग कि वो हमेशा चीजें सही ढंग से चले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो भी इश्यूज या चैलेंजेस जो देखने पड़ेंगे उसे रिजॉल्व करने का काम मैनेजर्स का होगा। तो बीइंग अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, वो जितने भी कंसर्न्स है ऑर्गेनाइजेशन का, या जितना भी बोल लो आपकी चैलेंजिंग पार्ट है, वो कहीं ना कहीं एक मैनेजर फेस ऑफ करता है और उसको फिर रिजॉल्व करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसोर्स एलोकेटर। अब जो रिसोर्स एलोकेटर, उनका क्या काम है मैम? तो जो रिसोर्स एलोकेटर है वो मैनेजर जो होते हैं, द मैनेजर चूजेस who he will collaborate with most and how the resources are allocated। अब बोले तो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज है जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन कर रही है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन कर रही है मैम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी रन कर रही है, वो जो भी रिसोर्सेज के ऊपर रन कर रही है, उन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, जिससे कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो भी कहीं ना कहीं मैम रिड्यूस होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी चीजें जो है वो मैनेजर्स को ही देखनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो सबसे ज्यादा कहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, कहाँ उन्हें कम यूटिलाइज करने की जरूरत है, कहाँ उन्हें प्रॉपर एलोकेशन करना है, कहाँ पे नहीं हो पा रहा है प्रॉपर एलोकेशन। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेजर ही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखती है, और ये सारे जो है अपर लेवल देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेगोशिएटर। जो नेगोशिएटर, उनका क्या काम होता है मैम बीइंग अ मैनेजर? तो ये जो होते हैं कि इज द फोर डिसीजन मेकिंग रोल। ये चौथे नंबर पे, आप या तो हो सकता है सीक्वेंस में याद करो या फिर एज बीइंग ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जैसे बात करें इसमें मैनेजर का क्या रोल हो गया? मैनेजर इंगेज इन नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक इंसान इन्वॉल्व होगा या एक बॉडी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, यूनियंस, वर्कर्स, और जो भी अदर पार्टीज है। तो जो भी नेगोशिएशंस का काम होता है जो मैनेजर करेंगी इन सब पार्टीज के साथ, जैसे कि अगर वो कंज्यूमर्स के साथ नेगोशिएट कर रही है, सप्लायर्स के साथ हो सकते हैं कि कम दाम में अपने प्रोडक्ट को उठाने के लिए नेगोशिएट करेंगी, गवर्नमेंट से पॉलिसीज के लिए नेगोशिएट करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो हर एक पार्टी से, हर एक बॉडी से कहीं ना कहीं जो भी नेगोशिएशन का भी काम होता है वो हमारे मैनेजर ही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका बात करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स। इससे भी क्वेश्चंस देखा गया है जो रॉबर्ट कार्ड्स ने दिया है। तो आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या होंगे। सबसे पहले मैनेजरियल स्किल्स ही क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैनेजरियल स्किल्स आखिर होता क्या है मैम। तो मैनेजरियल स्किल्स में सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, क्यों इसे मैनेजरियल स्किल्स बोला गया है।
आखिर मैनेजर्स ऐसे क्या स्किल्स को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस लेवल के मैनेजर्स कौन से स्किल्स को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले बात करें द नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ दोज इन मैनेजरियल पोजीशन। अब जो मैनेजरियल स्किल्स को परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे, उनके पास उसके अकॉर्डिंग नॉलेज है, कैपेसिटी है उस चीजों को परफॉर्म करने के लिए। तो जो मैनेजरियल स्किल्स है वो उसी वर्ड से, उसी सेंटेंस से उठ के आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द नॉलेज एंड द कैपेसिटी ऑफ दोज इन मैनेजरियल पोजीशंस टू कैरी आउट अ particular management activities or duties, that what we called as a managerial skills। जो भी नॉलेज और कैपेसिटी है एक मैनेजर के पास, बीइंग इन द मैनेजरियल पोजीशन, उस मैनेजर के पास जो भी नॉलेज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी वो मैनेजरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपका मैनेजरियल स्किल्स के अंदर आता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि इसे एक मैनेजर परफॉर्म कर रहा है बीइंग ऑन दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पे होकर उसे परफॉर्म करना है उन सारे स्किल्स को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि इसमें कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं मैम, यह देखा गया है। उससे पहले आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स क्या है। So when we discuss about the management abilities, we mean the ability of a manager to ensure that his or her staff members perform their job daily with the high efficiency। अब जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है हमारे, जिनके अंडर सबॉर्डिनेट्स हमारे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन एबिलिटीज के ही, अगर वो एबिलिटीज है तभी वो मैनेजर बना है, तो उसे ये इंश्योर करना है कि जो स्टाफ मेंबर्स या सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इस तरीके से काम को करे तो हाई एफिशिएंसी में जाए, मतलब कि बोल सकते हैं कि सबसे कम से कम में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग का काम हमारा मैनेजर ही करता है। तो ये जो भी स्किल्स एंड एबिलिटीज दी जाती है मैनेजर को उनके पोजीशन पे, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो एज अ रिजल्ट मैनेजर्स विल require abilities that will enable them to effectively and efficiently carry out their work responsibilities। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो उनके पास एबिलिटीज हैं, मैनेजरियल एबिलिटीज या कैपेसिटी बोल सकते हैं, तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को मैनेज करते हैं। वहाँ पे अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो रन कर रही है, तो वो सिर्फ लोगों से तो रन नहीं कर रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन को कहीं ना कहीं मैनेज करके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम को कराता है। तो ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस होते हैं उनको यूटिलाइज करके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को कराए। नेक्स्ट वी विल टॉक कि अब इनमें कौन कौन से वो 3 स्किल्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजिक और कंसेप्चुअल स्किल्स। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजिक। अब जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकिंग का काम होता है वो किनका होता है? टॉप लेवल का। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कौन डिफाइन करते हैं? टॉप लेवल। तो कहीं ना कहीं ये जो स्किल्स है वो टॉप लेवल में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन कर पाएगी। यस मैम, बिल्कुल। तो ये जो कंसेप्चुअल स्किल्स है या स्ट्रैटेजिक स्किल्स है, ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है और इनका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं नीचे जाते जाते कम हो जाता है। तो ये आपका टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर डिटेल में कि आखिर स्ट्रैटेजिक और कंसेप्चुअल स्किल्स हमारा है क्या। अब जो कंसेप्चुअल स्किल्स है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, टॉप लेवल मैनेजर्स, वो अब ऐसा तो नहीं है कि वो मिडिल या लोअर जैसा काम करेंगे, उनके पास सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए नॉलेज, कैपेसिटी बोल सकते हैं, एबिलिटीज बोल सकते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थॉट्स, ये सारे टॉप लेवल के पास होते हैं, तब वो कहीं ना कहीं काम को करा सकते हैं। So this implies that by analyzing and diagnosing various situations, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये नहीं हो सकता है कि आप रूटीन डिसीजंस लो, मतलब कि एक जैसा या हर दिन का जो डिसीजन होता है, कभी कभी नॉन रूटीन डिसीजन होता है जो कि ऑल ऑफ सडन अराइज हो जाता है।
अब ऐसा डिसीजन मेकिंग का सिचुएशन आ जाएगा जो कि रेगुलर नहीं है, आप डेली उस डिसीजन को नहीं ले रहे हो, वो अचानक से अराइज हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं कौन लेगा, टॉप लेवल लेंगे। उनके पास वो कैपेसिटी या एबिलिटीज है कि वो उस समय चीजों को डायग्नोस करके, एनालाइज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कंसेप्चुअल और स्ट्रैटेजिक स्किल्स है वो सबसे ज्यादा टॉप लेवल के लिए जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन में वो हायर होते हैं। अब ये स्किल्स क्यों चाहिए सबसे ज्यादा मैम, ये क्यों ज्यादा जरूरी है टॉप लेवल के लिए, तो चलिए जानते हैं कि क्यों ये मैनेजर्स को चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर बिजनेस कॉम्पोनेंट्स एंड, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बोला एक चीज पे तो रन नहीं करेगी, अब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं, डिपार्टमेंट्स भी उस अकॉर्डिंग होंगे, उस अकॉर्डिंग चीजें काम हो रही होंगी वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजर को भी रन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसी के लिए अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे लोग, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में अगर काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सारी चीजों को बैलेंस करके मैनेज करके चलना होगा। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं टॉप लेवल के पास वो स्किल्स होते हैं जिनके स्किल्स और यूज से वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजों को इकट्ठे। हर एक डिपार्टमेंट में अपना एक मैनेजर होता है, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो इन सारे मैनेजर्स के ऊपर बैठ के इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो टॉप लेवल होते हैं वो हायर ऑथोरिटी होते हैं, उनका होना ऑर्गेनाइजेशन में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके नीचे फिर सब लोग काम करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो कंसेप्चुअल स्किल्स है वो उनमें प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है मिडिल में आते आते वो थोड़ा कम हो जाए, लोअर में बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो उनको वैसा डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी बोल सकते हैं नहीं दिया गया है, उनको वैसा डिसीजन लेना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनमें वो स्किल्स नहीं भी प्रेजेंट होंगे, तो दैट विल बी फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरपर्सनल और ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स। अब ये एक ऐसा स्किल है जो कि लगभग हर टॉप हो गया आपका, मिडिल हो गया एंड लोअर हो गया, इन सारे लेवल्स पे कहीं ना कहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, क्योंकि ये सब में होना चाहिए। अब आपको ह्यूमंस के साथ काम करना है, ह्यूमंस से इंटरैक्ट करना है, तो ये सारे लेवल में प्रेजेंट होना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इंटरपर्सनल रोल्स में होता क्या है, इंटरपर्सनल और ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल्स एक मैनेजर में होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो द प्रेजेंस इंटरपर्सनल और ह्यूमन मैनेजमेंट एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट अ मैनेजर्स एक्सपर्टाइज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब जो एक मैनेजर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से इंटरैक्ट कर रहा है, ह्यूमन से ही वो काम को करवा रहा है। तो अगर उसके पास ये स्किल प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या वो चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, क्या वो ह्यूमन से उस तरीके से काम करा पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नहीं। तो इसीलिए इस स्किल्स का होना बहुत जरूरी है कि वो किस तरीके से एफिशिएंटली अपने ह्यूमंस को यूटिलाइज करा के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करा रहा है। वो इस तरीके से लीड करेंगे ह्यूमंस को, उस तरीके से डायरेक्ट करेंगे ह्यूमंस को, तो कहीं ना कहीं वो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज कर रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट से काम कराने के लिए मैनेजर्स। इसीलिए बोला जाता है कि जो मिडिल लेवल है, अब वो किससे काम कराएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लोअर लेवल को काम करवाएंगे, लोअर लेवल से। वो टॉप लेवल से तो जाके नहीं काम कराएंगे, वो लोअर लेवल से काम कराएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करना है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्शंस होगा उन दोनों लेवल के बीच में। तो इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल जो सबऑर्डिनेट्स है उनको मैनेज कर रहे हैं एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन में काम को करवाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स। अब जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो आपके लोअर लेवल में चाहिए होते हैं, और उनका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ऊपर जाते जाते मिनिमाइज हो जाता है या खत्म हो जाता है बोल सकते हैं, क्योंकि टॉप लेवल के पास अगर टेक्निकल स्किल्स हमारा नहीं है तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकती है। टॉप के पास वो स्किल्स है जहां पे उसे डिसीजन मेकिंग लेना है। तो टेक्निकल स्किल्स हमारा फ्रंट लाइन मैनेजर्स हो गए, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए, ये सारे आपके लोअर लेवल ही मैनेजर्स होते हैं। फ्रंट हो गए, फर्स्ट हो गए, ये कहीं ना कहीं आपके लोअर लेवल मैनेजर्स ही होते हैं। तो इन सारों में, इनमें ये स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल स्किल्स है, अब क्योंकि ये ना मशीन्स के ऊपर काम करते हैं, ये जो टेक्निकल स्किल्स वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं मशीन्स के ऊपर काम करते हैं,
जब प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मशीन्स के थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें वो टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है उस मशीन के ऊपर काम करने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि टेक्निकल स्किल्स हमारा लोअर लेवल में ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मिडिल एंड टॉप लेवल, इसीलिए इसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है ऊपर जाते जाते। तो चलिए जानते हैं कि ये स्किल्स का होना क्यों जरूरी है। लोअर लेवल में अगर ये स्किल्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एक कैसा परफॉर्म करेगा। These skills name indicate that they provide a managerial expertise and the capacity to employ various strategies in order to accomplish their goals। जैसे कि मैंने बोला, अब क्या यहाँ पे सेम चीज ही बोल रहा है कि मशीन्स के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन टूल्स हो गए, अदर इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब में क्या आप अगर कंसेप्चुअल स्किल्स के साथ आओगे तो काम कर लोगे? अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस मशीन्स की, उस प्रोडक्शन टूल्स की, तो क्या आप उसके ऊपर प्रोडक्शन कर लोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि इनका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे लोअर लेवल के ऊपर होते हैं जो बस काम को कर देते हैं उस मशीन का यूटिलाइजेशन करके। नेक्स्ट है आपका क्यों ये एसेंशियल है, तो द मोस्ट एसेंशियल स्किल्स फॉर द फर्स्ट लेवल मैनेजर्स आर टेक्निकल वन। टेक्निकल जो है वो कहीं ना कहीं लेस सिग्निफिकेंस होते जाता है ऊपर जाते जाते, तो बस इतना समझ लीजिए। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको एक बेटर वे में समझा देती हूँ। एक कोई सेल्स पर्सन है समझिए, अब उसके अंदर सेल्स पर्सन है तो सेल्स स्किल्स तो होंगी मैम, बिल्कुल होंगी। हो सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही उसे वो पोजीशन मिली है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो सेल्स पर्सन है उसमें सेल्स स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हो, तो जो सेल्स मैनेजर आएंगे कहीं ना कहीं उनके अंदर वो स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो हो सकता है कि सेल्स जो भी टीम है उनको मैनेज कर रही हो, तब उनके ऊपर मैनेजर को रखा गया है, क्योंकि दे हैव दैट कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज टू मैनेज दोज पर्सन्स अंडर हिम और हर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सेल्स पर्सन है उन्हें वो स्किल्स होना बहुत जरूरी है, सेल्स स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। सेल्स मैनेजर है तो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए वो स्किल्स का होना बहुत जरूरी है कि वो मैनेजमेंट अच्छे से देख पाए। अ सेल्स मैनेजर, यहाँ पे वही एग्जांपल में दिया, लेट्स कंसिडर अ सेल्स पर्सन फॉर इंस्टेंस हु हैज अ हाईली डेवलप्ड सेल्स स्किल्स। अब वो जो सेल्स स्किल्स आया है मैम एक सेल्स पर्सन के पास, वो कहाँ से आएगा? वो ऑल ऑफ सडन तो आ नहीं जाएगा। हो सकता है कि उसके पास पहले से हो, थ्रू एजुकेशन हो सकता है कि उसने कहीं और काम किया होगा, उसके थ्रू उसके पास वो स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑन द अदर हैंड अ सेल्स मैनेजर विल बिगिन डेवलपिंग अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ नेसेसरी एबिलिटीज। अब जो एक सेल्स मैनेजर होगा उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ला रहे हैं तो वी कुड नॉट एक्सपेक्ट ना कि हाँ भाई उससे हम सेल्स करा ले। अब हर चीज के लिए अलग अलग अगर आप इंसान को हायर कर रहे हो, हर चीज के लिए आप इंडिविजुअल्स हायर करते जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्किल्स देख कर लाते हो उसको कि वही वर्क या फिर टास्क आप उससे परफॉर्म कराओगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हो सकता है कि जो सेल्स मैनेजर है वो अकॉर्डिंगली टास्क को परफॉर्म करेगा, उससे हम वो एक स्किल्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जिसके लिए ऑलरेडी हमने दूसरा हायरिंग किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, अपने अपने स्किल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को परफॉर्म करते हैं। हो सकता है ये बोल सकते हैं कि हो सकता है उसमें वो ज्यादा स्किल्स प्रेजेंट नहीं हो एज कंपेयर टू द अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरीके से मैनेजमेंट स्किल्स को उन्होंने बताया कि क्यों ये स्किल्स का होना बहुत जरूरी है एक एक मैनेजर्स के अंदर। ये स्किल्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो किस तरीके से हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली या स्मूथली रन नहीं कर पाए, चीजें कन्फ्लिक्ट होंगी, चैलेंजिंग होंगी। तो इसीलिए इन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। तो आज इतना ही रखते हैं हम, इन दोनों को आप डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं, और ऐसा नहीं है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर टाइम में भी इससे क्वेश्चंस देखे जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वन, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।